के ठीक 12:35 बज चुके थे। पटना जंक्शन पर बस बारिश की मोटी बूंदें और प्लेटफॉर्म पर गूंजती खामोशी बस बाकी थी। हर दीवार जैसे ठंडी सांसें छोड़ रही थी और हवा में एक अदृश्य बेचैनी तैर रही थी। बारिश में भीगी हुई नताशा बैग कंधे पर लटकाए प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में जल्द से जल्द ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी। नताशा, स्टेशन पहुंच गई ना? रास्ते में बहुत बारिश थी बेटा। हाँ माँ, पहुंच गई हूँ। पटना एक्सप्रेस आने ही वाली है, आप फिक्र मत करो। अच्छा सुन, बहुत ज्यादा बात मत करना किसी से। आज स्टेशन पर कुछ अजीब खबरें चल रही थी। ओह प्लीज माँ, डोंट स्टार्ट। अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ। माँ की आवाज में एक घबराहट थी और नताशा की आवाज में वही लापरवाही। नताशा ने कॉल कट कर दिया और पास के चाय स्टॉल की ओर चली गई। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म की घड़ी में 12:45 बज रहे थे तो एक तेज चीख जैसी सीटी हवा में गूंजी। पटना एक्सप्रेस अपनी धुंधली रोशनी के साथ प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे दाखिल हुई। ट्रेन नंबर 12266 पटना एक्सप्रेस रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 9। ओह माय गॉड, मुझे लगा 2 मिनट तो रुकेगी। वो भीगी जमीन पर फिसलती हुई दौड़ने लगी। ट्रेन धीरे चल रही थी और प्लेटफॉर्म की लाइटें टिमटिमा रही थीं। बारिश, अंधेरा और जल्दबाजी, इन तीनों के मेल ने अक्सर इंसान को वहां पहुंचा दी जहां उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए। नताशा भागने लगी और जैसे ही ट्रेन तेज होने लगी, उसने एक झटके से दरवाजे को पकड़ लिया और किसी तरह कोच नंबर 13 में घुस गई। अंदर वाली लाइट टिमटिमा रही थी। कोच नंबर 13 के अंदर खामोशी फैली हुई थी। रेल की आवाजें कहीं दूर गुम हो गई थीं और हवा में ऐसी ठंडक थी जैसे किसी बंद कमरे में मौत छोड़ जाती है। रिया धीरे से एक सीट पर जाकर बैठ गई। आसपास 3-4 मुसाफिर बैठे थे मगर किसी के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। सबके शरीर वहाँ थे मगर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी रूह कहीं और चली गई हो। इतनी खामोशी क्यों है इस डब्बे में? पिया को तेज प्यास लगने लगी। उसने बैग से बोतल निकाली और वो पूरी तरह खाली थी। माय गॉड, पानी तो खत्म हो गया। रिया उठकर खड़ी होकर चारों ओर देखने लगी। मुसाफिर वैसे ही बैठे थे, निश्चल, ठंडे, जैसे सांसें लेना भूल गए हों। रिया चुपचाप उठकर वॉशरूम की ओर चली गई मगर अंदर जाते ही एक बहुत तेज बदबू रिया के नाक से टकराई। ओह, ये कैसी बदबू है? वो नाक दबाकर वॉश बेसिन के पास जाकर नल घुमाने लगी। कुछ सेकंड्स के लिए तो नल से कुछ नहीं निकला और फिर अचानक लाल रंग का गाढ़ा पानी बाहर आने लगा। उसने नीचे देखा तो वो पानी नहीं, खून तैर रहा था और नल के अंदर कुछ जले हुए मांस के टुकड़े अटक रहे थे। ये क्या है? उसकी चीख ट्रेन में गूंज गई और उसे वक्त पीछे से आवाज आई। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? रिया ने कांपते हुए उंगली से वॉश बेसिन की ओर इशारा किया लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। पानी साफ बह रहा था। रिया लौटकर खामोशी से बैठ गई और मोबाइल निकाल लिया मगर स्क्रीन ब्लैंक थी, बैटरी 0%। सामने वही महिला बैठी थी और उसकी निगाहें एकटक रिया पर थी। आपको यकीन नहीं होगा, वहाँ वॉश बेसिन में खून निकल रहा था। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती रही। ट्रेन आराम से चल रही थी। रिया के पलकों पर नींद का बोझ उतर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसी वक्त आवाज आई, टिकट दिखाइए मोहतरमा। रिया ने झटके से आंखें खोली और पर्स से टिकट निकाला। जैसे ही ऊपर देखा, टीटी का चेहरा देखकर उसका खून जम गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, त्वचा से मांस टपक रहा था और आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया। आपका टिकट पूरा नहीं है। नहीं! तभी उसकी आंखें दोबारा खुल गईं और फिर वो उसी सीट पर थी। बाहर बारिश हो रही थी और ट्रेन अभी भी चल रही थी।
कांपते हुए चारों ओर देखने लगी। सब वही है, वही कोच, वही खामोशी और बाहर वही पटरी जो कभी खत्म नहीं हो रही थी। रिया धीरे से उठी, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कोच के भीतर एक ऐसी खामोशी फैली हुई थी जो आम नहीं थी, सालों से बंद किसी कमरे की हवा के जैसे यहाँ ठहरी हुई हो। हर सीट पर मुसाफिर बैठे थे, मगर उनमें कोई हलचल नहीं थी। उनके चेहरे झुके थे और त्वचा पर अजीब निस्तेजपन था, जैसे वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थे। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। हवा के एक झोंके ने उसके बाल उड़ा दिए और ठंडक रीढ़ तक उतर आई थी। उसने खिड़की बंद कर दी और फिर खोलकर अपना मोबाइल निकाल लिया, मगर स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क भी नहीं है। वो अपने पुराने फोटोज देखने लगी। तभी उसके बगल से एक आवाज आई। मोहतरमा, आपके पास थोड़ा पानी है क्या? नहीं, पानी तो खत्म हो गया। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वो जो कुछ पहले देख चुकी थी वो सपना था। उसने बैग में हाथ डाला और बोतल सच में रखी हुई थी। उसने हिचकिचाते हुए बोतल खोलकर दे दी। जैसे ही वो उसके हाथ तक पहुंची, रिया का खून जम गया था। वो बुजुर्ग का चेहरा अब आधा जला हुआ था और त्वचा पर छाले और झुलसी हुई गंध। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। क्या तुम्हारे पास पानी है मोहतरमा? दूर हटो, दूर हटो। वो बोतल छोड़कर पीछे हटते हुए भागने लगी। कोच में बैठे सभी मुसाफिर अजीब अंदाज में उसी की ओर देखने लगे। उन सब की आंखें एक साथ रिया पर टिक गई और एक एक करके खौफनाक अंदाज में मुस्कुराने लगे। मगर रिया उस कंपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए दौड़ती गई। जैसे ही वो कोच के दरवाजे तक पहुंची, वो खुला हुआ था। एक अनजान आदमी खड़ा था। वो बाहर झांक रहा था। सुनो, यहाँ कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। एक बुजुर्ग आदमी मुझसे पानी मांगने आया था। वो पूरा जला हुआ था और सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मगर वो आदमी खामोश खड़ा रहा। अचानक वो कुछ कहे बिना चलती हुई ट्रेन से कूद गया। रिया की चीख गूंज उठी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उसके कदम लड़खड़ा गए और वो गिर गई। मैं कौन सी ट्रेन में आ गई हूँ? कुछ वक्त बाद रिया को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रिया ने ऊपर देखा। सामने टीटी खड़ा था, चेहरा आम और मुस्कान हल्की। सर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। एक बुजुर्ग मुझसे पानी मांगने आया था और वो जला हुआ था और फिर सब लोग मुझे घूरने लगे और अभी एक आदमी मेरे सामने चलती हुई ट्रेन से कूद गया। अरे, तुम आजकल की जनरेशन भी ना रात भर हॉरर मूवीज देखती हो और डर जाती हो। जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। मैं कुछ देर में टिकट चेक करने आऊंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसे पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है। रिया सिर हिलाते हुए सिर झुकाकर वापस अपने सीट पर चली गई। अब सब कुछ आम हो चुका था और रिया को एहसास हो रहा था कि कुछ भी आम नहीं था। रिया खुद को संभालते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई, मगर जैसे ही उसने वही वॉश बेसिन खोला तो वॉश बेसिन में खून बहने लगा, गाढ़ा, सड़ा हुआ, जिसमें किसी की जली हुई त्वचा तैर रही थी। उसका शरीर सिहर गया और गले से आवाज नहीं निकली। नहीं, नहीं, ये बार बार क्यों हो रहा है? मैं पागल हो रही हूँ। वो दोबारा भागती हुई अपनी सीट पर बैठ गई। तभी वहाँ पर टीटी आ पहुँचा। मैडम, टिकट दिखाइए। रिया ने जैसे ही सर उठाया, उसी पल उसके अंदर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। टीटी वही था, मगर अब उसकी शक्ल इंसान की नहीं थी। उसके चेहरे से मांस झड़ रहा था, हड्डियां बाहर चमक रही थी और उसकी आंखें किसी पुरानी चिता की आग जैसे जल रही थी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से निकलना है। अब देर हो चुकी है रिया, तुम भी अब हमारी ही दुनिया का हिस्सा हो। जो तुमने देखा था वो सपना नहीं था, वो सब सच था। तुम जब जब बेहोश हो जाओगी और उसके बाद जब जागोगी तो यही सब फिर से दोहराया जाएगा। तुम एक चक्र में फंस चुकी हो जिसका अंत कोई नहीं जानता। अचानक उसकी आंखों के सामने कोच घूमने लगा। सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया और वो बेहोश हो गई। कुछ वक्त बाद उसकी आंख फिर से खुली तो बाहर वही बारिश हो रही थी।
वही ट्रेन, वही कोच, वही सब। रिया अब जान चुकी थी कि जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो आम नहीं था। कोच नंबर 13 में बैठी हर परछाई, हर आवाज अब किसी अनजान डर की गवाही बन चुकी थी। अब बहुत हो गया, ये सपना नहीं हो सकता। मुझे किसी भी तरह इस कोच से बाहर निकलना होगा। उसने फिर वही कोशिश की, मगर हर बार जब वो बाहर निकली तो खुद को फिर से उसी कोच में पाया। हे भगवान, ये कैसे मुमकिन है? मैं घूमकर फिर यही क्यों पहुंच जा रही हूँ? रिया घबराकर हर दिशा में भागने लगी। पटरियों की आवाज उसके पैरों में गूंज रही थी, मगर हर कोच उसे वापस उसी नर्क में खींच लाता। वो हार कर, टूट कर, डर के भीतर डूबकर रोती हुई एक जगह बैठ गई। हे भगवान, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसी वक्त दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही अंधेरा था और उस अंधेरे में वही आदमी खड़ा था जो कुछ वक्त पहले उसकी आंखों के सामने ट्रेन से कूद गया था। तुम चाहकर भी अब बाहर नहीं निकल सकती। तुम गलत कोच में चढ़ चुकी हो। अब ये पटना एक्सप्रेस तुम्हारा घर है। तुम्हें ये सफर अब जिंदगी भर करना पड़ेगा। ये कहकर वो अगले ही पल फिर से उस अंधेरे में कूद गया। नहीं नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ! उसकी चीख ने कोच को हिला दिया और अगला पल और भी खौफनाक था। अंधेरे में फिर वही टीटी सामने आ गया और अब अपने सबसे खौफनाक रूप में। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बार बार बेहोश हो जाओगी और हर बार जब आँख खुलेगी फिर से सब वही दोहराया जाएगा। अब तुम कभी नहीं जा पाओगी। नहीं, अब मैं सब समझ चुकी हूँ। ये जो भी है अजीब है, मगर मैं डरूंगी नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसके मन में हिम्मत थी। मगर उसी वक्त सारे मुसाफिर उठ खड़े हुए। उनके चेहरे अब इंसानी नहीं थे, सब जले हुए, सब विकृत, और उनकी आंखों में खालीपन। वो धीरे धीरे अब उसकी ओर बढ़ने लगे। मुझसे दूर रहो, सब मुझसे दूर रहो। उनकी हंसी हवा में फैल गई। कोच का रूप पल भर में बदल गया। अब वो किसी राख से बने कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। सीटें जल चुकी थी, दीवारें काली पड़ गई थी और हवा में मांस की सड़ी बदबू फैल गई थी। नहीं, मैं यहाँ नहीं मरूंगी। वो आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से दौड़ी थी। आंखों में नींद, सांस में थकावट, मगर इरादे में आग थी और उसी रोशनी में उसने छलांग मार दी। कुछ वक्त बाद सब खामोश हो गए। कोच नंबर 13 में सिर्फ राख ही उड़ रही थी, सिर्फ राख उड़ रही थी। जब रिया की आंख खुली तो उसने खुद को किसी अस्पताल में पाया। सामने डॉक्टर बैठा था और बगल में उसकी माँ रो रही थी। हमें किसी ने फोन किया कि तुम बेहोश पड़ी हो। हम दौड़े दौड़े आए। तुम पूरे 10 दिन से बेहोश थी रिया। 10 दिन? पटना एक्सप्रेस, मैं उस कोच में थी। डॉक्टर ने उसे एक दवा दी और धीरे से बाहर चला गया। कुछ वक्त बाद एक नर्स कमरे में आई। तुम बहुत खुश नसीब हो मैडम, वरना उस कोच से कोई जिंदा नहीं निकलता। कोच नंबर 13 कई साल पहले पटना एक्सप्रेस में आग लग गई थी। वो पूरा डब्बा जलकर राख हो गया था। उसके सारे मुसाफिर उसी रात मर गए थे। तब से वो कोच बंद है, लेकिन कहते हैं हर साल उसी रात उसी वक्त वो कोच दोबारा आता है और जो भी उसमें चढ़ जाता है वो वापस कभी नहीं आता। रिया की आंखें फैल गईं। उसके कानों में अब भी पटरियों की आवाज गूंज रही थी, जैसे ट्रेन अभी भी चल रही हो। और हाँ, पटना एक्सप्रेस आज फिर चलने वाली है, रात के 12:35 पर। रिया ने डर से खिड़की की ओर देखा। कहते हैं पटना एक्सप्रेस का कोच नंबर 13 कभी रुकता नहीं है। वो बस उन रूह को ले जाता है जो अभी भी अपनी मंजिल ढूंढ रही है।